बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी में स्टूडेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम को। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर इसकी हमने पैथोफिजियोलॉजी और इसके काजेज को स्टार्ट किया हुआ है, इसकी एग्जांपल्स को स्टार्ट किया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें जो आपकी नेफ्राइटिक सिंड्रोम को मतलब कि एक तरह से करवा सकती हैं या इसकी एसोसिएशन में आती हैं। ठीक, सबसे पहले हमने बात की थी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं करूँगा डॉक्टर अदनान से। डॉक्टर अदनान मुझे ये बताइएगा कि ये जो अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मुझे ये आपने बताना है कि इसमें जो एंटी स्ट्रेप्टो ओ एंटीजन टाइटर है, क्या इसका लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कल मैंने एक बात बताई थी, मैंने ये देखना है कि आपने कल ये लिखा था कि नहीं। आज क्योंकि मैंने एमसीक्यू पढ़ा था इसके रिलेटिव मैंने आपको ऐड कर दिए। बताएगा इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम टेस्ट करते हैं एसो टाइटर, तो ये इसमें इंक्रीज होता है। ओके, गुड, वेरी गुड। क्योंकि हमने कल ये बात कही थी, यहाँ पे देखें पॉजिटिव स्ट्रेप्टोटाइटल या फिर सीरोलॉजी। जब मैंने आज पढ़ा इसको क्या लिखा हुआ था जी कि एंटी स्ट्रेप्टो ओ एंटीजन टाइटर इंक्रीज। इसमें क्या होती है? इंक्रीज होती है। आप लोग ये लिख भी लें, बाकी कल आप लोगों ने ये लिखा था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास है जी IgA नेफ्रोपैथी, जिसको आप बर्गर डिजीज भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है और आप लोगों को कंडीशन है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ना प्लीज, जरा इसमें लिखें, हेडिंग आप लोग दें, हेडिंग आप लोग दे दें IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी। अच्छा, IgA नेफ्रोपैथी को आप लोग जानते हैं किस डिजीज के नाम से? वो आप लोगों को पॉइंट पता है कि आप इसको बर्गर डिजीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बर्गर डिजीज से भी जानते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आल्सो कॉल्ड लिख लें प्लीज, आल्सो कॉल्ड बर्गर डिजीज। अब यहाँ पे इसकी आप लोगों को पता होनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी। इसमें नंबर 2 पे लिखें जरा प्लीज, इसका जो पॉइंट है कि एपिडेमियोलॉजी। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि IgA नेफ्रोपैथी लिखें प्लीज, IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मोस्ट कॉमन प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन। ये जो चीज मैं लिखने लगा हूं ना, ये आपको केस में आएगी। और ये देखें, वो क्या है? अडल्ट। ये किस में होती है? अडल्ट। अब मुझे देखिए, मैं कंपेयर करूंगा। मुझे ये बताएं, अक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल जो अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो थी आपकी मतलब कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो किस में कॉमन थी? अगर एपिडेमियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो बच्चों में थी ना। ये किस में है? अडल्ट में। अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखते ही जाएं। मैंने बस एक कलर चेंज करना और आपने भी कर लेना है। अब उसके बाद लिखें, इसमें लिखें जी आप लोग मोस्ट कॉमन इन एशियन पीपल्स। आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लेयर के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। एपिडेमियोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि आप लोगों को जो पाकिस्तान लाइसेंसिंग एग्जाम है उसमें भी आप लोगों को ये मिलेगा कि किस मतलब कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें ये कॉमन होता है। तो ये आप लोगों को एक तरह से एपिडेमियोलॉजी ये भी पता होनी चाहिए कि मोर कॉमन इन एशियन पीपल। ये भी आपको पॉइंट इसमें पता होना चाहिए, एशियन पीपल। उसके बाद आगे लिखें प्लीज, नंबर 3 पे आप लोगों ने जो पॉइंट लिखना है वो ये है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। बेसिकली ये डिजीज होती कैसे है, IgA नेफ्रोपैथी होती कैसे है? अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताएं, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो इटियोलॉजी थी, जो मतलब पेशेंट कंप्लेन करता था, वो क्या कंप्लेन होती थी पेशेंट की? मुझे एक बात बताएं जरा। हाँ जी, उसमें पेशेंट की कंप्लेन क्या वायरस की होती थी कि बैक्टीरिया की होती थी? बैक्टीरिया की होती थी ना। बच्चे को मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो आपने याद रखना है, हालमार्क ये है कि भाई वायरल इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे वायरस की आपको हिस्ट्री मिलेगी। किसकी मिलेगी? वायरस की। वहां पे बैक्टीरिया की थी, यहाँ पे वायरस की। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसके, ये पॉइंट याद रखना है। तो इस बंदे को जो आपको पता होना चाहिए कि इसको जो आप वो कंप्लेन करेंगे ना, वो ये होगी वायरल इन्फेक्शन
ऑफ, लिख लें, वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड आगे लिखें जीआईटी। ठीक होगा जी, इसमें आप लोगों ने जीआईटी भी लिखना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या हो सकता है, या फिर आपको पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, और ये इसकी कॉमन इटियोलॉजी आप लोगों को पता है। और इसमें जो आपको क्वेश्चन आना है ना, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मैं आप लोगों को इसके बाद ग्रुप में इंशाल्लाह, जिस तरह आज आप लोगों ने किया है अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का आपने क्वेश्चन किए थे ना, सेम इसी तरह इसके क्वेश्चन है जो कि आप लोग करेंगे इसको। अब आ जाते हैं आगे, इसका जो हॉलमार्क है ना, केस में ऐसे लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं क्या हॉलमार्क है। वो लिखें कि एपिसोडिकली, लिखें एपिसोडिक, या फिर इसमें लफ्ज आ सकता है रिकरेंट एपिसोडिक या रिकरेंट हीमाचूरिया। इसमें क्या होता है, एपिसोडिक या रिकरेंट हीमाचूरिया डेट, लिखें डेट ओकरिंग जो कि होता है विद इन 1 to 3 days। ये देख, अच्छा जो मैंने एमसीक्यू देखा था ना इसका, उसमें 3 days पे दिया हुआ था। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, देखें हीमाचूरिया डेट ऑकरिंग विद इन 1 to 3 days लेटर अपर रेस्पिरेटरी, लेटर, या आप लिख सकते हैं आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो आपके ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया था, अगर ये किसी को सोथ थ्रोट करवाता था या फ्रिंजाइटिस करवाता था, मुझे एक बात बताएं कि वो कितने दिन बाद आता था, मतलब उसमें ड्यूरेशन क्या हो सकता था। पेशेंट आपको कहेगा 1 to 2 वीक्स, 2 से 4 वीक्स, 1 से 3 वीक्स, इस तरह आपको मतलब कि वीक्स में उसकी बात आ जाती थी, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेज की बात आ गई है ना, यहाँ पे तो डेज की आ गई है, वहां पे वीक्स की बात थी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें प्लीज। इससे पहले आप लोगों को वो जो कंडीशन है उसके साथ साथ आपने इसको कंपेयर करते रहना, ठीक हो गया ना। अब उसमें आपको पता था स्किन थी, और इसमें जीआईटी है, उसमें क्या थी स्किन, और स्किन का उसमें क्या था इम्पिटिगो, इसमें आपकी जीआईटी इन्वॉल्व हो, ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें प्लीज। इसमें आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दे दें पैथोफिजियोलॉजी। नंबर 4 पे आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दें कि पैथोफिजियोलॉजी ये होती किस तरह, फिर आगे चलेंगे इसके क्लिनिकल फीचर पे। पैथोफिजियोलॉजी अच्छा देखें, ये जो पैथोफिजियोलॉजी ना इसके बारे में आप लोगों को जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इसका एक फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट में लिखें और वही आपको मतलब पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्लियर हो जाएगी। लिखें जी फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट लिखें इसका, और फ्लो चार्ट में लिखें सबसे पहले क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, या फिर क्या होगा, या जीआईटी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, और ये जो इन्फेक्शन है ये किसने इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। और जब ये वायरल इन्फेक्शन होगा तो IgA एंटीबॉडी, IgA ये जो एंटीबॉडीज हैं, IgA एंटीबॉडीज ये क्या करेंगी, ये बनाएंगी फॉर्म, IgA एंटीबॉडीज फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक होगा जी। IgA एंटीबॉडीज फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, सुन लें, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द किडनी, ये किडनी में डिपॉजिट होगा और लीड करेगा, लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या करवाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाएगा। और आप मुझे एक बात बताएं, बेसिकली ये आपके साथ किसकी एग्जांपल आ रही है। अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 की बात करें, उसमें क्या होता था, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती थी, वो मिलके फिर आगे आपके जहां पे जाके वेसल में डिपॉजिट होती थी, वेसल में डिपॉजिट होने के बाद इन्फ्लेमेशन करवाती थी, इन्फ्लेमेशन और साथ में क्या, टिश्यू की डैमेजिंग। और याद रखिए स्टूडेंट, IgA नेफ्रोपैथी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3, ये भी पॉइंट आपने याद रखनी है। तो इसलिए ये इसका एमसीक्यू था, और ये आप लोगों को, तो एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक होगा जी। तो ये भी सेम उसी के साथ। अब आ जाते हैं आगे बात, बट आगे लिखें, बट कॉज इज स्टिल नॉट entirely
इंटायरली अंडरस्टूड, बट काज इसका कोई इतना अंडरस्टूड नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखें हुआ क्या, एक फॉर एग्जांपल शाहिद है, ठीक, अब उसकी एज है जी तकरीबन 22। अब उसको क्या हुआ कि वायरल इन्फेक्शन हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, उसमें क्या हुआ जी, अब वो एंटीजन आता है, डेफिनेटली इम्यून सिस्टम काम करेगा। इम्यून सिस्टम के अंदर जो IgA एंटीबॉडीज हैं वो उसके अगेंस्ट बनती हैं और वो जनाब अली एक फॉर्म बना देती हैं, फॉर्मेशन करवाती है इम्यून कम्प्लेक्स की। वो जो इम्यून कम्प्लेक्स है वो चला जाता है कहाँ पे, डिपॉजिट कर जाता है किडनी में, और किडनी की वेसल में वहां पे जब ये डिपॉजिट करता है तो लीड करवाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वहां पे मतलब ग्लोमेरुलर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो डेफिनेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। बाकी सारा आप सिनेरियो जानते हैं, ऐसी है, हर चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर था, सबसे पहला जो लेक्चर था पैथोफिजियोलॉजी का, वहां ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी आगे, लिखें इसमें नंबर 4 के बाद लिखें नंबर 5, और नंबर 5 में लिखें आप लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि ये जो पेशेंट है ये आएंगे कैसे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी लिख लें। तो देख लेते हैं जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या है हमारे पास। इसमें क्लिनिकल मतलब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, इसका मैंने हॉलमार्क तो आपको पहले बता दिया, चीज वही है, हॉलमार्क आपको पता होना चाहिए। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब इस बंदे को मतलब के इन्फेक्शन होता है ना, 1 से 2 दिन मतलब कि इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि ये 1 से 3 डेज तक जो है ना, आपको पता है कि ये करवाता है इम्यून कम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज बहुत सारी बनती है, इम्यून कम्प्लेक्स वो डिपॉजिट कर जाता है, तो फिर दैन जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से फिर क्या आते हैं, मतलब आगे फिर सिम्टम आते हैं, फिर भी एज ए कॉम्पनसेशन इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है। बट लिखें जरा इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं, बट लेटर विल बी डेवलप, आगे लिखें इसमें लेटर विल बी डेवलप रिकरेंट या रीऑकरिंग, लिखें डेवलप रीऑकरिंग एपिसोड्स, वक्फे से, एपिसोड का मतलब क्या है, वक्फे, रीऑकरिंग एपिसोड्स ऑफ ग्रोस। अच्छा ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये चलें इसको ऐसे, रीऑकरिंग एपिसोड ऑफ हीमोचूरिया, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसमें लिख लेते हैं साथ में ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया, तो वो भी आपके साथ आता है, ठीक, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, इस पेशेंट में क्या होगा जी, सोर थ्रोट होगा, ये तो आपको पॉइंट पता है, सोर थ्रोट हो सकता है। इस पेशेंट में क्या होगा जी, फ्लैंक पेन हो सकती है। फ्लैंक पेन आपको पता है कि बंदा ऐसे वो हाथ रख के आता है जी लंबर एरिया पे जहाँ पे किडनीज हैं, वहाँ पे ऐसे, ये है ना, ये फॉर एग्जांपल बंदा है, तो सॉरी चलें, ये फॉर एग्जांपल बंदा है ना, यहाँ पे इसकी अगर ये किडनी पड़ी हुई है लंबर वाले एरिया में, ये यहाँ पे किडनीज पड़ी हुई हैं, अब अपने हाथ जो है ना, जो इसके ये हैंड्स हैं, इसका ये अंगूठा यहाँ पे रख के आएगा, दोनों साइड पे अंगूठा रख के और थोड़ा सा आगे को फॉरवर्ड होके आएगा, ठीक, इसको ये फ्लैंक पेन को। अब आ जाते हैं जी आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। इसमें नंबर 4 पे लिखें लो ग्रेड फीवर हो सकता है, साथ में लो ग्रेड फीवर हो सकता है, ये पॉइंट लिखें। उसके बाद लिखें नेफ्राइटिक सिंड्रोम सिम्टम आएंगे। हाँ जी क्या ख्याल है वैसे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के आएंगे कि नहीं आएंगे, साइन एंड सिम्टम इसके भी आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, ये सारी की सारी चीजें तो आपको पहले क्लियर है। अब आ जाते हैं जी आगे, मतलब इसमें आप लोगों को पता है कि जी एजोटीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, माइल्ड आपकी मतलब कि प्रोटीन हो सकती है, हीमोचूरिया आपने वैसे कर लिया है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की हैं। उसके बाद याद रखें कि इसके बाद हाइपरटेंशन लिख लें, हाइपरटेंशन। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज, हाँ बिल्कुल, RBC कॉस्ट वो आगे इसकी लैब्स में लिखते हैं, नेफ्रोपैथी IgA नेफ्रोपैथी, इसमें याद रखें पेशेंट कैन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस टू RPGN। देखें acute post streptococcal glomerulonephritis also can be progress to RPGN, बट इन अडल्ट, किसकी बात कर रहा हूं, अडल्ट की, जितना बच्चों में वो ज्यादा होता था उसने उसकी प्रोग्नोसिस या रिकवरेबल रेशियो ज्यादा थी, ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या है जी, बिल्कुल एज ए कॉम्प्लिकेशन भी ले सकते हैं, एज ए कॉम्प्लिकेशन इस पॉइंट को ले सकते हैं, बट याद रखें इसमें भी क्या है, इसमें यह कहा कि ए नेफ्रोपैथी पेशेंट कैन प्रोग्रेस टू, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं, हेडिंग दे दें। हाँ एक और बात लिखें,
और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आपको पॉइंट पता होना, नेफ्राइटिक सिंड्रोम कैन लीड टू बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया। उसके बाद क्या है जी, हेडिंग दे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आप लोग लिखें इन्वेस्टिगेशन। इस पेशेंट की आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, आप इस पेशेंट का जो कंफर्मेटिव डायग्नोस है वो कैसे बनाएंगे। तो कंफर्मेटिव डायग्नोस बनाने के लिए याद रखें स्टूडेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड हम लैब टेस्ट को देखते हैं। हाँ जी, किसकी, ये जो कंफर्मेटिव आप डायग्नोसिस का बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं, वो आप बनाएंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेस पे बनाएंगे, और आपने किसकी बेस पे बनाना है, लैब टेस्टिंग पे। किस पे, लैब टेस्ट। अच्छा, अब इसमें देखें, आगे बात कर लेते हैं। लिखें प्लीज इसमें, डायग्नोसिस इज बेस्ड on diagnosis based on clinical presentation and, हाँ जी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड लैब्स टेस्ट। लैब्स के कुछ आप टेस्ट करते हैं और वो आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है। हाँ जी, तो अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखे ना, यूरिन एनालिसिस आप करते हैं। हाँ जी, आप क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। और मुझे एक बात बताएं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या आपको फैटी कास्ट मिलेंगे कि आपको आरबीसी कास्ट मिलेंगे, जिस तरह डॉक्टर जनान ने पहले लिख दिया हुआ जी। तो आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया, एक तरह से हीमोचूरिया तो आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या मिलेंगे, आरबीसी कास्ट मिलेंगे, क्योंकि ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम की एक हॉलमार्क है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। आपको जो प्रोटीन है इसमें क्या मिलेंगी, लेस देन, याद रखिएगा स्टूडेंट, 3.5 ग्राम पर डे। उसमें क्या थी, मोर देन थी। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों को हीमोचूरिया, ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें क्या होगा, हीमोचूरिया। अब आ जाते हैं जी, आप लोग कुछ इसमें लैब्स करवाते हैं। नंबर 1 पे यूरिन एनालिसिस, नंबर 2 पे आपने क्या करना, आपने किया जी लैब्स कर देते हैं। अब लैब्स में आप क्या करेंगे, इसमें सीरम IgA का जो लेवल है वो देखेंगे। किसका, सीरम IgA लेवल। तो मुझे एक बात बताएं, सीरम IgA का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हाँ जी ये तो बताएं जरा। जिस तरह उधर आपने क्या पढ़ा था, स्टेप्टो एंटीजन की O टाइटर जो था वो पॉजिटिव था, वो इंक्रीज, तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज। अब उसके बाद याद रखें इसमें कि अच्छा, ये इंक्रीज इन 50% पेशेंट्स में ये इंक्रीज होता है, ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, उसके बाद लिखें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अच्छा, ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ये उससे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, मैं आप लोगों से अभी पूछूंगा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेवल C3 आर जनरली। हाँ जी, अब मुझे बात बताएं कि इसमें जो अब उसमें क्या था, हाँ जी, अक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, उसमें जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थे उसमें लेवल इंक्रीज के डिक्रीज था। हाँ जी, कंजम्पशन हो रही थी ना, कंजम्पशन की वजह से क्या था, डिक्रीज था। तो इसमें याद रखिए, इसमें नॉर्मल होता है। ये आपका एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो ये आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें क्या है कि आप करते हैं जी 3rd पे रीनल बायोप्सी। आपने क्या करना है, रीनल बायोप्सी। और जब आप बायोप्सी करते हैं, आप कितनी माइक्रोस्कोप के कितने आपके प्रोसीजर होते हैं जी, मुझे एक बात बताएं। जो जब आप बायोप्सी करते हैं, यूनिरी मतलब प्रोटीन बताएं, 3 होते हैं ना। अच्छा, इसमें कौन कौन सी, एक और बात याद रखें इसमें, लैब में ना, लैब्स के अंदर एक और बात याद रखें कि आपको जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या मिलेगा, इंक्रीज के डिक्रीज है, ये क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, क्या मिलेगा, इंक्रीज। अब आ जाते हैं स्टूडेंट, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, फाइंडिंग इसमें रीनल बायोप्सी में आप लोग करते हैं, लिखें सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये बताती है, आपको पता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई हो जाती है। तो आप पहले नंबर पे तो लिखना हाइपर, ये तो लिखना ही लिखना है, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखें नंबर 2 पे, ये पॉइंट एमसीक्यूज है जी, मजिंजियल पोलिफ्रेशन। मजिंजियल क्या, मजिंजियल पोलिफ्रेशन, जो मजिंजियल सेल्स हैं इनकी क्या हो जाती है, पोलिफ्रेशन हो जाती है, ये आपको शो करती है। फिर उसके बाद आप लोग लिखें जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या करती है, लिखें इसमें, ये शो करती है, और ये क्या करती है, ये शो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो करती है जी मजिंजियल
मजिंजियल अम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद आते हैं आगे IF। अगर मैं IF की बात करता हूं तो इसमें लिखें जरा IgA एंटीबॉडी इन फॉर्म ऑफ अम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन मजिंजियल सेल भी लिख सकते हैं, मजिंजियम भी लिख सकते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसमें एक MCQ जरा आप लोगों से मैं एट द एंड MCQ पूछूंगा, ठीक है। और वो आप सबने बताना है। लाइट माइक्रोस्कोप को पता चल गया आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पता चल गया, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस का आपने फोकस रखना है कि ये क्या कह रहा है। IgA एंटीबॉडी इन द फॉर्म ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द मजिंजियल सेल। अब आ जाते हैं आगे, इसमें आगे हेडिंग दे दें जो आपके ना DDD पॉइंट है कि बेसिकली आप IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर डिजीज को किन किन डिफरेंशियल डायग्नोस किए हैं, ऐसी सिमिलर और कौन सी डिजीज हैं जिनके फीचर्स ऑलमोस्ट लाइक बर्गर डिजीज है या IgA नेफ्रोपैथी है, तो वो कौन सी हैं याद रखिएगा स्टूडेंट। इसकी DDD पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना थोड़े से, और वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपको पता ही है, एक तो ये है। उसके बाद याद रखें स्टूडेंट मिम्ब्रेनो प्रोलीफ्रेशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी इसके साथ मिलती है। और इसके साथ साथ याद रखें इसमें नेक्स्ट पे याद रखें लूपस नेफ्राइटिस। लूपस का क्या मतलब है वैसे? हाँ जी, लूपस नेफ्राइटिस का क्या मतलब है वैसे? जहां पे भी लूपस आता है आपका ख्याल आपका माइंड किधर जाता है वैसे? लूपस जब भी आप सुनते हैं लूपस। ओके, अब आते हैं जी आगे, मतलब क्या जब भी लूपस आता है तो SLE, और SLE आपको पता है 12 आर्गन को निवाल करती है, और आप लोगों ने ये पढ़ा भी था। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आगे बात कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें लिखें आप लोग, आपके पास ना केस कैसे आएगा, और ये आप लोगों ने मुझे बताना है जी। मल्टी सिस्टमिक है। अब इसमें ना केस कुछ यूं आएगा, लिख लें प्लीज, केस के बारे में क्लीन केस लिखें। केस बिल्कुल सेम ऐसे आएगा। केस आएगा, हिस्ट्री है बंदे की, हिस्ट्री है जनाब अली 70 ईयर्स ओल्ड बॉय। अब मुझे ये बताएं, ये एक तरह से यंग अडल्ट ही है ना, ठीक। 70, 80, 22, 23 इस तरह। अच्छा, 70 ईयर बॉय, कंप्लेन उसकी है, कंप्लेन्स। अब आपने मुझे ये बताना है कंप्लेन्स क्या है जी। कंप्लेन है सोर थ्रोट की है, कंप्लेन है सोर थ्रोट की, कंप्लेन है इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ है। उसके बाद कंप्लेन है इसमें जी ब्लडी यूरिन या ब्लड इन यूरिन लिखें ब्लडी यूरिन फॉर 3 डेज, ये देख लें 3 डेज। उसके बाद आगे लिखें हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट हैड, लिखें हिस्ट्री ऑफ पेशेंट हैड 2 सिमिलर एपिसोड ऑफ हेमाचूरिया इन पास्ट ईयर्स। अच्छा, इन पास्ट ईयर्स। अब देखें आगे, इज सिस्टर पेशेंट, आगे क्या है, इज सिस्टर, इसकी जो सिस्टर थी, इज सिस्टर हैज सिस्टेमिक ल्यूपस सिंड्रोम। उसकी बहन को क्या था, सिस्टेमिक ल्यूपस सिंड्रोम था, जिस तरह लाइक SLE आपकी। अच्छा, आपने जब इसकी लैब्स करवाई तो आपको मिला सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज। यूरिन एनालिसिस आपने करवाया, तो यूरिन एनालिसिस में आपको RBC कास्ट इन द यूरिन मिल गए। हाँ जी, क्या मिल गया? RBC कास्ट इन यूरिन, ठीक। अब उसके बाद देखें आगे,
रीनल अल्ट्रासाउंड आपने करवाई, रीनल अल्ट्रासाउंड आपने करवाई, तो उसमें उसने क्या शो किया, शो अबनॉर्मली, अबनॉर्मली, हाँ जी शो अबनॉर्मेलिटी, उसने क्या किया, शो अबनॉर्मेलिटी, ये मेलिटी है, ठीक है, अबनॉर्मेलिटी उसने शो की। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि रीनल बाय जी ओके एक मिनट, रीनल बायोप्सी इज, याद रखिए स्टूडेंट, रीनल बायोप्सी इज मोस्ट लाइकली शो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, ये आपने बताना है। रीनल बायोप्सी शो, ये शो करती है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, रीनल बायोप्सी आपको कौन सी फाइंडिंग देगी, उसके ऑप्शन में लिखता हूँ। इसमें ये तो आपको पता चल गया, और बाकी रीनल जो आपको पता है कि रीनल बायोप्सी पे आप लोगों को जो है ना 3 चीज़ें देखनी होती हैं, 3 चीज़ों को आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एमसीक्यू आ जाना, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो है ना आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिफरेंट एट द एंड इंशाल्लाह जो टॉपिक है ना आपको ये, उसके एंड पे हम 1 लाइन एमसीक्यूज भी कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन ये है, मैं ऑप्शन देने लगा आपको, ऑप्शन ये है कि ग्रैनुलर, अब आपको पता चलना चाहिए ये ग्रैनुलर डिपॉजिट, ये ऑप्शन नंबर 1 है, डिपॉजिट, ग्रैनुलर डिपॉजिट ऑफ IgG, IgM एंड C3 कॉम्प्लीमेंट। आप चले मैं NDPR से पूछ, आपने सोचना है कि ये किस में था, ठीक है, अभी जो हम कंडीशन कर रहे हैं। उसके बाद मुझे ये बताएं, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद थर्ड पे ऑप्शन है इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, हाँ जी, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। फिर उसके बाद ऑप्शन है IgA मेसेंजियल डिपोजिशन, ठीक। फिर उसके बाद ऑप्शन है नन। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है सारा, ठीक है। ये पहली बात तो मुझे अकॉर्डिंग टू IgA वाला बताएं, ऑप्शन नंबर, ओके जी, डॉक्टर इस्लाम ने कह दिया जी ऑप्शन नंबर 4 है, आगे बाकी भी बताएं। जी डॉक्टर दाना अपना माइक ऑन करें जरा प्लीज। हेलो, केस बेसिकली आप मुझे ये बताएं बायोप्सी के रिलेटेड कि बायोप्सी के अकॉर्डिंग आपको ये कौन सा बनता है? सर ये जो केस है सर, ये ओके, अब मुझे आपने बताना है कि ये किस में आपने पढ़ा था, ये वाली, ये किसकी, ये कल पढ़ा था सर, APSG। ओके, और उसमें क्या आपने ये लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था, क्या आपने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में? वेरी गुड। अब आपके पास ये भी एमसीक्यूज हो गया, ये भी एमसीक्यूज हो गया। फिर आ जाते हैं इस पे, इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस या इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस, ये कितनी कंडीशन में देखा था वैसे आपके ख्याल में? सर ये मिनिमल चेंज में देखा था सर। MCD, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कहाँ देखा था, एक और भी कंडीशन थी, और सर उसमें देखा, फोकल में देखा था। वेरी गुड, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ये चीज है। और अभी मैं ये ग्रुप में भेजूंगा एमसीक्यूज, ये आपका प्लेब का एमसीक्यूज है जी, ऐसे होते हैं एमसीक्यूज, याद रखें ये ऑप्शन थे। और आपने ये चीजें जब आपको याद हो गई तो डेफिनेटली आप आगे पीछे करते रहिए। ये था एमसीक्यूज अभी प्लेब का, और मैं आपको अभी फौरी भेजता हूँ इंशाल्लाह आफ्टर क्लास, तो आप लोगों ने वहां पे कर लेना इसको। चलें जी, ये चीज हो गया। उसके बाद लिखें जरा, आगे लिखें IgA एसोसिएशन, आगे लिखें IgA एसोसिएशन। IgA जो नेफ्रोपैथी है इसकी कुछ एसोसिएशन, और वहां से एमसीक्यूज आता है यार।
आपकी ये जो रिसेंटली पीएमसी में एमसीक्यू था इसका, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखते हैं आप लोग के आईजीए एसोसिएशन, मतलब आईजीए की वजह से कौन कौन सी मतलब के जो है ना डिजीज हो सकती हैं आईजीए एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आईजीए का रोल होता है। जिस तरह अभी आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ लिया नेफ्रोपैथी, और कुछ और भी कंडीशन है जिनमें आईजीए का रोल होता है। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, नंबर 1 पे स्टूडेंट याद रखें, इनोक स्किलियन परपूरा। ठीक है जी। अब ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये इनोक स्किलियन परपूरा ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी ड्यू टू आईजीए एंटीबॉडी होती है, ड्यू टू, इसमें भी रोल होता है ड्यू टू आईजीए एंटीबॉडी। तो ये आपको पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, एक और कंडीशन है जिसमें आईजीए का रोल होता है, वो आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो वो आपने कहाँ पे पढ़ी है, जीआईटी के अंदर पढ़ी है, सीलियक स्प्रू कौन सी डिजीज थी बेसिकली, ये पेशेंट क्या कहता था, बताएगा कोई बंदा, इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या होती थी। सीलियक मैंने आपको बताया भी था कि सीलियक किसके लिए वर्ड यूज होता है। इसकी हिस्ट्री होती थी कि डॉक्टर साहब वेरी गुड, ग्लूटन वेरी गुड एक्सीलेंट। तो इसकी हिस्ट्री होती थी ग्लूटन, बेसिकली ये पेशेंट ये कहते थे कि डॉक्टर साहब जब भी मैं गंदम की रोटी या गंदम से बने हुए प्रोडक्ट्स को मैं खा लेता हूं ना, तो मुझे मतलब कि मसला आ जाता है। ठीक है, तो इस वो अब्डोमिनल पेन, उसमें डिफरेंट किस्म के मतलब के साइन एंड सिम्टम्स की मतलब के बात करता था। ठीक होगा जी। इसमें डायरिया की बात करता था पेशेंट, तो HLAQ5 जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं सीलियक स्प्रू आप लोगों को ये पॉइंट पता चल गया, ये वीट के साथ, ठीक है ना, वीट के साथ आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब आ जाते हैं आगे बात कर लेते हैं, और इसमें ये हमने जीआईटी के अंदर बात की थी। और याद रखें एक और कंडीशन है जिसका नाम है डर्माटाइटिस डर्माटाइटिस हेप्टिफार्मस। देखें ये जो डर्माटाइटिस हेप्टिफार्मस, इसमें बेसिकली होता क्या है कि याद रखें कि इसमें स्किन रैशेस बनते हैं, स्किन रैशेस ऑन एक्सटेंसर सरफेस। अब एक्सटेंसर सरफेस की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं ना, यहाँ पे वो आपकी नी आ जाती है एंड एल्बो आपकी आ जाती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पेशेंट के नी आ जाती है, एल्बो आ जाती है, और डर्माटाइटिस एप्टिफॉर्मस आपको पॉइंट। अब उसके बाद देखें ये जो सीलियक डिजीज एक तरह से फिर हम कह सकते हैं कि ये एक एलर्जिक डिजीज, हमने ये बात की भी थी अगर आप लोगों को याद हो। तो ये क्या है, एक एलर्जिक है, और ये एलर्जिक पेशेंट मतलब जो बंदे सेंसिटिव होते हैं किससे, ग्लूटिनिन से, जो कि वीट में, अब वीट जो गंदम से। ठीक होगा जी। अब उसके बाद एक कंडीशन मैंने आपको बताई है इनोक्सिलियन परपूरा। अब ये कंडीशन थोड़े इसके भी पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, इसमें ये रूमाटोलॉजी में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। और याद रखें इसमें जो बेबी है ना, ये बेबी है वो प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट विद याद रखें अब्डोमिनल पेन। ये आपने हॉलमार्क इसका याद रखना है, अब्डोमिनल पेन, इसमें इसको अब्डोमिनल पेन होती है, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पे याद रखें इसको जॉइंट पेन होती है, फिर आप लोगों ने याद रखना है नंबर 3 पे इसमें स्किन रैशेस बनते हैं। क्या बनते हैं, स्किन रैशेस बनते हैं। ये इसके 3 पॉइंट है किसके, इनोक्सिलियन परपूरा के, और ये आपके साथ होने चाहिए। अच्छा जी, यहां तक ये क्लियर है। और डायग्नोस जो है ना, याद रखें स्टूडेंट, इनोक्सिलियन जो परपूरा है वो हिस्ट्री चाइल्ड की होगी, हिस्ट्री आपके पास मतलब किसकी होगी, चाइल्ड की होगी। और स्किन रैशेज होंगे, जॉइंट पेन होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, प्लस अगर ये साथ में आ जाता है नेफ्राइटिक, क्या आ जाता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम आपके पास आ जाता है। तो इसमें आपने डायग्नोस क्या बनाना है, डायग्नोस आपका ये बनेगा, फिर सुन लें डायग्नोस क्या है कि आईजीए नेफ्रोपैथी विद इनोक्सिलियन परपूरा। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं कि आईजीए नेफ्रोपैथी विद इनोक्सिलियन परपूरा। तो ये आपका था जी इसके बारे में। ये थी आईजीए के हिसाब से एसोसिएशन, जिनमें ये सारी वो कंडीशन जिसमें आईजीए का रोल होता है और आईजीए की वजह से होते हैं। अब उसके बाद लिखें जरा ट्रीटमेंट के बाद ऑप्शन पे जाते हैं कि आप इस बंदे को ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी वाले बंदे को, आईजीए नेफ्रोपैथी में आपको पता है ना कि हाइपरटेंशन तो पहले ही हो रही है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आप एसी इनहिबिटर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं क्या, ये आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद एसी इनहिबिटर देंगे, उसके बाद आप लोग इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं आप लोग। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, 82 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बट याद रहे स्टूडेंट, इन सीवियर
कंडीशन स्वीयर में क्या कर सकते हैं आप याद रखें, जिस तरह के स्वीयर कंडीशन की एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता दी है। आर सॉरी आर पी जी एन। अच्छा, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें याद रखें कि आप लोग अगर तो ये कंडीशन आ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं इसमें साइक्लोफॉस्फोमाइड, इसमें आप लोग क्या करते हैं एजाथायोप्रिन ये आप लोग यूज करते हैं, और ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आप वैसे क्या करते हैं क्रोनिकली और सीवियर कंडीशन में करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस ट्रीटमेंट को हम डिटेल में करेंगे, इसलिए आपको फर्स्ट एड में तो नहीं दिया हुआ, बट हम इसको डिटेल में करेंगे कहाँ पे, क्लिनिकल के अंदर CK2 या कप्लान में। तो अब देख लेते हैं यहाँ से, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब आप फर्स्ट एड में देख लें कितना लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, IgA नेफ्रोपैथी, एपिसोडिक हीमाचूरिया, डेट ओकर्स concurrently with respiratory या GIT infection, IgA is secreted by mucosal line, ये लिख लें प्लीज। IgA आपका कहाँ से secrete होता है, mucosal line, ये आपको पॉइंट। रीनल पैथोलॉजी ऑफ IgA वास्कुलाइटिस। अच्छा, ये वास्कुलाइटिस में भी याद रखिएगा, हम इंशाल्लाह कंडीशन करेंगे आपकी रूमाटोलॉजी के अंदर वास्कुलाइटिस, ये एक बड़ी बहुत बिग टॉपिक है वास्कुलाइटिस में, और याद रखिएगा वास्कुलाइटिस के बारे में हम इसको देखें। अच्छा, IgA उसके साथ भी। उसके बाद आप क्या करते हैं, रीनल बायोप्सी पे मेसेंजियल प्रोलिफरेशन IgA बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द मेसेंजियम, ये आप देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या देखते हैं, मेसेंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। उसके बाद ये पॉइंट आपको सारे के सारे पे। सो दिस इज ऑल अबाउट IgA नेफ्रोपैथी। एनी क्वेश्चन प्लीज। ये आपके पास जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ये इम्यूनोसप्रेशन है, उसके बाद एजाथायोप्रिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये जब आप तब देते हैं जब कंडीशन आपकी वर्सन हो रही है और डेवलप कर रही है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके।